हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फिजिकल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 7 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो लेसन नंबर 7 की शुरुआत मैं करवा चुका हूँ प्रीवियस टॉपिक से। जिसने अब तक वो वीडियो ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियो जरूर देख लेना और हमेशा किसी भी चैप्टर को किसी भी सीरीज को टॉपिक वाइज ही कवर क्या करो ताकि आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर हो पाए। आई बात समझ में। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाइए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो लेसन नंबर 7 था क्या, फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया क्या होता है। इसका बेसिक पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट 13 फाइनेंस कमीशंस इन इंडिया कि पहले 13 फाइनेंस कमीशन क्या थे, इन्होंने किस किस तरह के चेंजेस किए, किस तरह की पॉलिसी लॉन्च करी, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉपिक के अंदर। तो बाद में 14 और 15 फाइनेंस कमीशन वो थोड़ा सा हम डीप में स्टडी करेंगे क्योंकि वो हाल ही में आए थे, तो उनको हम थोड़ा सा डीप में डिस्कस करेंगे। इन 13 को सिर्फ हमें यूं ही डिस्कस करना है कि कैसे कैसे पॉलिसी जो है इन लोगों ने इंप्लीमेंट करी थी। एक बात का और ध्यान रखना, हमेशा आने वाला जो पब्लिक कमीशन होता है फिर फाइनेंशियल कमीशन होता है वो पिछले वाले फाइनेंशियल कमीशन को फिजिकल कमीशन को फॉलो करता हुआ चलता है, लेकिन कुछ ना कुछ अलग पॉलिसी ये लोग जरूर इंट्रोड्यूस करते हैं। यानी कि हर एक फाइनेंस कमीशन के अंदर कुछ नई पॉलिसी जरूर इंट्रोड्यूस हुई है, वो भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं पहला फर्स्ट फाइनेंस कमीशन इन इंडिया जो 1952 से 57 के बीच में चालू हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज हेडेड बाय केसी नियोजी। इसे केसी नियोजी ने चालू किया था, मतलब वो इसके हेड थे। ठीक है, इट रिकमेंड अ फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। इन्होंने पहली बार एक फॉर्मूला दिया था कि हमें जो है वो सेंट्रल टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। किनके बीच में, एक तो यूनियन गवर्नमेंट के बीच में यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, और दूसरा स्टेट्स गवर्नमेंट के बीच में, एज वेल एज अ सिस्टम ऑफ ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स। और यही नहीं, स्टेट्स को ग्रांट्स भी मिलनी चाहिए कुछ स्पेसिफिक केसेस में, कुछ स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के केसेस में। तो ये हमारे पास बनता है हमारा पहला फाइनेंस कमीशन। और आपको पता ही है हर एक फाइनेंस कमीशन 5 सालों के लिए होता है, तो ये 1952 से 57 तक रहा था। अगला फाइनेंस कमीशन अब क्या आएगा, सेकंड फाइनेंस कमीशन 1957 से 62 headed by के सांथनम। अब इसमें क्या था, इट मेड रिकमेंडेशंस ऑन द सेम लाइंस एज फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। इसका मतलब ये है कि वो जो ये बात है ना हर एक के लिए है, इसका मतलब हर एक जो आने वाला फाइनेंस कमीशन है वो पिछले वाले को फॉलो करता हुआ चलेगा। बट ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ न्यू एलिमेंट, पर इन्होंने एक नया एलिमेंट भी इंट्रोड्यूस किया था जो क्या था, डिवोल्यूशन ऑफ पावर। कि पावर का डिवोल्यूशन होना चाहिए टू द स्टेट्स बाय रिकमेंडिंग दैट दे गिवन एज शेयर ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इनकम टैक्स। इसका मतलब जो पावर है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहनी चाहिए, पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जानी चाहिए, खासकर टैक्सेस को लेके। यानी कि टैक्सेस पे जो हक है या फिर वो टैक्सेस लगाने का हक सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना हो, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होना चाहिए। वो चीज इन्होंने यहाँ पे बताई थी। यानी कि इनकम टैक्स जो हम बात करते हैं ना, इनकम टैक्स, वो उसकी पावर किसके पास होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होनी चाहिए। तो ये हो गया दूसरा, फर्स्ट सेकंड फाइनेंस कमीशन। अब आते थर्ड फाइनेंस कमीशन पे। ये कब लागू हुआ, 1962 से 66। बात है ये सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या लगा लो आप, 4 साल का फाइनेंस कमीशन था, हेड बाय ए.के. चंदा। ए.के. चंदा ने, क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत सी दिक्कतें चल रही थी 1965 पे, ठीक है, उस दौरान पे ना बहुत सारे फेमाइंस, ठीक है, वॉर्स वगैरह चल रहे थे, तो इसलिए उस टाइम पे फाइनेंस कमीशन को लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, इसलिए इसे 1962 से 66 तक ही रखा गया था। हेड बाय ए.के. चंदा, ए.के. चंदा ने साइड किया था। आपको याद होगा, अगर आप लोगों ने 5 ईयर प्लान पढ़ा है तो 5 ईयर प्लान पे कुछ इसी तरीके से काम करता है। 5 ईयर प्लान ऐसे भी थे जो सिर्फ 4 सालों के लिए लगाए गए, ठीक है, या फिर कुछ टाइम तो 5 ईयर प्लान बिल्कुल बंद कर दिए गए थे। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे हमारे कंट्री की सिचुएशन काफी खराब हो गई थी इस चीज को लेके। तो हेड बाय ए.के. चंदा इंट्रोड्यूस अ न्यू एलिमेंट। अब इस चीज की भी एक चीज ध्यान रखना कि ये जो फाइनेंस कमीशन है ना, थर्ड फाइनेंस कमीशन, ये सेकंड वाले को फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ नई चीज तो भाई लेके आएंगे ना। क्यों बनाया गया फाइनेंस कमीशन,
कमीशन, फिर अगर कोई नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं लोग तो अ न्यू एलिमेंट ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन बी बाय रिकमेंडिंग दैट स्टेट्स बी गिवन लोन्स, कि स्टेट्स को लोन्स की अगर जरूरत है तो उन्हें वो प्रोवाइड होने चाहिए इफ दे एग्रीड टू सर्टेन कंडीशंस, अगर वो कुछ सर्टेन कंडीशन को एग्री कर लेते हैं तो सच एज बैलेंस्ड बजट। तो देखो पहले फाइनेंस कमीशन में इस बात के बारे में बात की गई मेनली कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए टैक्स का वो होना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। दूसरे में हमने बात करी कि भाई टैक्स को लेके जो भी पावर है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास ही रहेगी, स्टेट के पास भी रहेगी, खासकर इनकम टैक्स को लेके। तो इसकी बात की दूसरे फाइनेंस कमीशन में। तीसरे फाइनेंस कमीशन की जब हम बात करें तो यहाँ पे इस चीज के बारे में बात करें कि अगर स्टेट को किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अगर लोन की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें वो लोन भी प्रोवाइड किया जाए अगर वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को मान लेते हैं तो। इसके बाद जो हमारे पास अगला आता है वो आता है फोर्थ फाइनेंस कमीशन। अब ये फोर्थ फाइनेंस कमीशन जो है वो भी 4 साल है 1966-1970, हेडेड बाय महावीर त्यागी। इनकी हेड किसके, ये हेड थे महावीर त्यागी इस टाइम के, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस अ न्यू एलिमेंट ऑफ टैक्स शेयरिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। अब इन्होंने एक नया एलिमेंट दिया कि भाई टैक्स जो है वो शेयर होगा यूनियन और स्टेट्स के बीच में बाय रिकमेंडिंग दैट द स्टेट्स बी गिवन शेयर इन द प्रोसीड्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी। मतलब पहले सिर्फ इनकम टैक्स में उन्हें हिस्सा दिया गया था, फिर एक्साइज ड्यूटी का भी उन्हें हिस्सा मिलना शुरू हो गया। तो इसी तरीके से जो ना कहीं पावर का जो है ना डिसइंटीग्रेशन चल रहा है, आप ये समझ सकते हो, डिसेंट्रलाइजेशन चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर ली जा रही है और स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी जा रही है, टैक्सेस को लेके भी, फाइनेंसेस को लेके भी। तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आया। इसके बाद जो फिफ्थ कमीशन है वो क्या है वो समझते हैं। फिफ्थ फाइनेंस कमीशन 1970 to 1975 यानी कि 5 साल का है। 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट रुको, फिर डिस्कस करते हैं आगे का। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे फिफ्थ फाइनेंस कमीशन की, जो 1970 से 1975 तक चलाया गया था। हेडेड बाय जे.के. गडगिल, इन्हें चलाया जे.के. गडगिल ने। इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू एलिमेंट ऑफ इक्वलाइजेशन। अब इन्होंने एक नया एलिमेंट दिया इक्वलाइजेशन का। और ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूँ, हर एक आने वाला फाइनेंस कमीशन हमेशा पिछले वाले फाइनेंस कमीशन को फॉलो करता हुआ आएगा और कुछ नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस भी करेगा। तो अ न्यू एलिमेंट ऑफ इक्वलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन द स्टेट्स बाय रिकमेंडिंग दैट द स्टेट्स विद द स्मॉलर पर कैपिटा इनकम बी गिवन अ हायर शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। इसका मतलब ये है कि इस कमीशन ने ये बोला कि कहीं ना कहीं जो भी रिसोर्सेज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास पर कैपिटा इनकम कम हो सकती है, फंड्स कम हो सकते हैं, तो सेंट्रल को वो जो फंड है प्रॉपर तरीके से स्टेट्स के अंदर एलोकेट करने हैं ताकि वो अपने स्टेट को अच्छे तरीके से चला पाए। तो वही बात यहाँ पे है, गिवन अ हायर शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। तो इसकी बात की गई फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के अंदर, जो कि फिर से 5 सालों के लिए था, 1970 से 75। अब सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन क्या आया 1975 से 1980, हेडेड बाय C.H. हनुमंथा राव। तो ये ध्यान रखना ये कौन इसके हेड थे। इंट्रोड्यूस अ न्यू एलिमेंट ऑफ प्लानिंग बाय रिकमेंडिंग दैट स्टेट्स बी अ गिवन शेयर ऑफ प्रोसीड्स ऑफ सेंट्रल प्लान, कि अगर सेंट्रल किसी भी तरह का प्लान लेके आ रही है तो स्टेट भी उसका हिस्सा माना जाएगा। तो ये था हमारा सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन। यानी कि आप हर एक इसमें चीज में देख रहे हो, हर एक के फाइनेंस कमीशन में एक चीज कॉमन है कि कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन चल रही है पावर की, सेंट्रल से पावर ली जा रही है और किसको दी जा रही है, स्टेट को दी जा रही है। अब बात करते हैं सेवंथ फाइनेंस कमीशन की। बस मात्र 6 फाइनेंस कमीशन डिस्कस करने हैं, फिर जो टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। अब देखते हैं सेवंथ फाइनेंस कमीशन, जो कब चला 1980 से 1985, हेल्ड बाय के.वी.के. राव। इनके हेड कौन थे, के.वी.के. राव। इंट्रोड्यूस अ न्यू एलिमेंट, ये भी एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं पॉवर्टी एलिविएशन का। यानी कि अब तक तो सिर्फ बात की जा रही थी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की, ठीक है, खासकर फिजिकल पावर की। यहाँ पे बात की जा रही है कि पॉवर्टी की भी एलिवेशन पे ध्यान देना चाहिए, यानी कि गरीबी जितनी ज्यादा हो चुकी है उसको खत्म करने में भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो पॉवर्टी एलिविएशन बाय रिकमेंडिंग दैट स्टेट्स बी गिवन अ शेयर इन द प्रोसीड्स ऑफ सेंट्रल पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम, कि सेंट्रल अगर किसी भी तरह की पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम चला रही है, मतलब सपोज करो एक योजना थी गरीबी हटाओ, अगर सेंट्रल किसी भी तरह की
स्कीम चला रही है गरीबी को एलिवेट करने की, तो उस प्लान का हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को भी होना चाहिए। और यही नहीं, जब सेंट्रल किसी भी तरह की स्कीम्स को लेके आती है तो लोन्स तो स्टेट्स के अंदर ही करेगी ना, तो डिफरेंट स्टेट्स को फॉलो भी करने चाहिए और फॉलो करने के लिए फंड भी अलॉट किए जाने चाहिए। इसकी बात की गई हमारे पास 7th फाइनेंस कमीशन के अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अगला फाइनेंस कमीशन, इनकी 8th फाइनेंस कमीशन, जो कब से कब था 1985 से 1990, हेडेड बाय NKP साल्वे। इंट्रोड्यूस अ न्यू एलिमेंट ऑफ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे एक नया एलिमेंट क्या इंट्रोड्यूस हुआ, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाय रिकमेंडिंग दैट स्टेट्स बी गिवन अ शेयर इन प्रोसीड्स ऑफ सेंट्रल डेट। तो अब बात ये की गई कि भाई सब तो इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो भी सेंट्रल के पास फंड इकट्ठा हो रहा है, इनकम टैक्स इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, या फिर GST, उस टाइम तो इनडायरेक्ट टैक्स होता था, इनडायरेक्ट टैक्स इकट्ठा हो रहा है, तो जिस भी तरीके की चीजें इकट्ठी हो रही हैं वो सारी की सारी उस सबके सब में हिस्सा किसका होगा, स्टेट का जरूर होगा। यानी कि स्टेट को फंड्स एलोकेट किए जाएंगे, पावर्स एलोकेट होंगे, डिसेंट्रलाइजेशन होगा पावर का। लेकिन किसी ने अब तक ये बात नहीं करी कि भाई जब कोई बर्डन आएगा, डेट का बर्डन हो गया या फिर रेवेन्यू कम हो गया सेंटर के पास, तो क्या स्टेट को भी उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में बनाया गया हमारे पास अगला कमीशन 8th फाइनेंस कमीशन की सिर्फ आपको पैसा ही नहीं मिलेगा, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको प्ले करनी पड़ेगी बाय रिकमेंडिंग दैट स्टेट्स बी गिवन अ शेयर इन प्रोसीड्स ऑफ सेंट्रल डेट। कि जो स्टेट्स हैं उन्हें सेंट्रल डेट का भी एक हिस्सा मिलेगा, यानी कि उन्हें वो डेट पे करने में हेल्प करनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो अब तक पावर्स ले लिया आपने, पैसा आपने ले लिया, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो अब आपको फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल आया। फिर क्या आता है 9th फाइनेंस कमीशन, यानी कि अगला फाइनेंस कमीशन जो कब रहा 1990 से 1995, हेडेड बाय AM खुसरो। इनके हेड कौन थे, AM खुसरो। अ न्यू एलिमेंट ऑफ सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, ये एक नया एलिमेंट था सोशल सेक्टर स्पेंडिंग के लिए, बाय रिकमेंडिंग दैट स्टेट्स बी गिवन अ शेयर इन प्रोसीड्स ऑफ सेंट्रल सोशल सेक्टर स्कीम। कि जो स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं सेंट्रल सोशल सेक्टर स्कीम के क्या बनेंगे, शेयर मिलेगा उन्हें। ठीक है, और यही नहीं स्पेंडिंग में हेल्प भी करेंगे, यानी कि स्पेंडिंग भी मिलेगी। ठीक है, तो ये आया। अब बात है भाई सोशल सेक्टर स्पेंडिंग क्या होती है। इसका मतलब क्या है कि समाज के भले के लिए जो भी खर्चा किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए, उसका पार्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट भी बनेगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी उन स्कीम्स को फॉलो करेगा और लोगों की वेलफेयर के लिए काम करेगा। इसके बारे में बात की गई 9th फाइनेंस कमीशन के अंदर, जो कब था 1990 to 1995। इसके बाद आता है 10th फाइनेंस कमीशन। 10th फाइनेंस कमीशन क्या है, 1995 से 2000। ठीक है, ये वाला टाइम पीरियड रहा 10th फाइनेंस कमीशन का, हेडेड बाय विजय केलकर। अब इनके हेड कौन रहे, विजय केलकर। ठीक है, इंट्रोड्यूस अ न्यू एलिमेंट, इन्होंने भी एक न्यू एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया, डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिकमेंडिंग दैट स्टेट बी गिवन मोर पावर्स ओवर टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर। कि स्टेट्स को ज्यादा पावर दी जानी चाहिए टैक्सेशन को लेके और एक्सपेंडिचर्स को लेके। तो इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, फिजिकल पावर। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ आप लोगों ने शायद अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी, खासकर आज़ादी के बाद, तो इंडिया ने जब अखंड इंडिया में, जब इंडिया को जो हमने अखंड भारत बनाया था, मतलब सारे स्टेट्स जब इंडिया के सेंटर का पार्ट बन गए थे, तो कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट के हर एक काम में बार बार टांग अड़ाती थी, एक तरह से वहां से तो इंटरफेयर करती थी हर एक मामले में। कई बार तो बहुत बार स्टेट्स के अंदर इमरजेंसी रूल लगाए गए, बहुत सी दिक्कतें आई। इसे तो बोलते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो क्या क्वेसी फेडरलिज्म है, कंप्लीट फेडरलिज्म नहीं है। क्योंकि कंप्लीट फेडरलिज्म का मतलब पता है क्या होता है कि अगर कोई स्टेट हमारे इंडिया के, ठीक है, इंडिया से अलग हो जाता है तो अलग हो सकता है, बट इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना कहीं अपना एक शिकंजा कैसे रखता है कि कोई भी इंडिया का पार्ट डिसइंटीग्रेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे चीज बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर होती थी। मतलब क्या, स्टेट कोई भी डिसीजन ले रहा है, कोई भी काम कर रहा है, वो सब सेंटर से पूछे करने हैं। सेंटर हर मामले में इंटरफेयर करता था। अगर कभी भी ऐसा लगता था कि स्टेट सेंटर की बात नहीं मान रहा है, तो सेंटर वहां पे इमरजेंसी रूल लगा देते थे।
तो ऐसी बहुत सी दिक्कतें फेस करनी पड़ती थी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी प्रोविजंस बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि भाई इस प्रकार से तो काम नहीं चलेगा, इस तरीके से तो भाई आप स्टेटों को काम करने ही नहीं दे रहे, आप स्टेट को हर काम में रोक रहे हो। तो ऐसे कुछ प्रोविजंस बनाए गए कि भाई पावर का प्रॉपर तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन हो। बस कुछ चीज़ों में स्टेट इंटरफेयर कर सकती है, हर चीज़ में स्टेट कुछ चीज़ों में स्टेट के मामलों में सेंटर इंटरफेयर कर सकती है, हर मामले में सेंटर इंटरफेयर नहीं करेगी। हाँ, डिसइंटीग्रेशन के मामले में इंटरफेयर जरूर कर सकती है कि कोई भी पार्ट, मतलब एक बार जब हमने अखंड भारत का निर्माण कर दिया, यानी कि अब हर एक स्टेट जो भारत का क्या है, अभिन्न अंग है, तो कोई भी भारत से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा एक क्या बन गया, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया था। तो जब 10th फाइनेंस कमीशन आया तो इसने ये बोला कि भाई पावर को डिसेंट्रलाइज करो फिजिकल लेवल में भी, यानी कि टैक्सेशन के ऊपर पावर दो स्टेट्स को और एक्सपेंडिचर के ऊपर पावर दो स्टेट को। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, 11th फाइनेंस कमीशन जो चला 2000 से 2005 तक, 5 साल ये भी चला। तो हेडेड बाय सी रागराजन इंट्रोड्यूस अ न्यू एलिमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। इन्होंने एक नया एलिमेंट लॉन्च किया परफॉर्मेंस का, परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स का। इसका मतलब जोन सा स्टेट जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसे फंड भी, यानी कि इंसेंटिव्स भी उसी लेवल के मिलने चाहिए। परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स बाय रिकमेंडिंग दैट द स्टेट्स बी गिवन ग्रांट्स ओनली इफ दे मेट सर्टेन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। और उन्हें वो ग्रांट्स जब भी मिलेंगी जब वो कुछ सर्टेन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को क्रॉस कर चुके होंगे, यानी कि अगर वो उस टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो उन्हें उस चीज का बेनिफिट मिलेगा, तो उन्हें वो ग्रांट दी जाएगी, वरना उन्हें वो ग्रांट नहीं मिलेगी। तो ये हमारे पास क्या आया, 11th फाइनेंस कमीशन। अब बात करते हैं 12th फाइनेंस कमीशन की, यानी कि 12वीं फाइनेंस कमीशन, जो कब तक चली, 2005 से 2010। हेडेड बाय विजय कालकर, ये ऊपर भी एक बार आए थे, है ना, ये रे 10th फाइनेंस कमीशन में। उसके बाद कब आए, फिर से ये हमारे पास हेड बने 12th फाइनेंस कमीशन में। इंट्रोड्यूस अ न्यू एलिमेंट, इन्होंने फिर से एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए। बाय रिकमेंडिंग दैट स्टेट्स बी गिवन ग्रांट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कि स्टेट्स को स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्पेशल ग्रांट्स मिलनी चाहिए, ज़्यादा फंड प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि वो अपने स्टेट्स को डेवलप कर पाए। तो ये किसने बोला, ये कहाँ पे बोला गया, 12th फाइनेंस कमीशन के अंदर। इसके बाद हम चलते हैं आखिरी फाइनेंस कमीशन के ऊपर, 13th फाइनेंस कमीशन, यानी कि 13वीं फाइनेंस कमीशन 2010 से 2015, हेडेड बाय प्रणब मुखर्जी। इनके हेड कौन थे, प्रणब मुखर्जी इनके हेड थे। इंट्रोड्यूस अ न्यू एलिमेंट, उन्होंने एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया, फिजिकल ऑटोनॉमी, बाय रिकमेंडिंग बी गिवन मोर पावर्स ओवर देन देयर ओन फाइनेंस। इसका मतलब कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा पावर होनी चाहिए अपने खुद के फाइनेंसेस को लेके, यानी कि वो अपने फाइनेंसेस डिसीजंस खुद ले सकते हैं। ठीक है, उन्हें किसी भी तरीके से सेंटर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर के लिए, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए। तो ये हमारे पास कुछ कमीशंस आए और हमने हर कमीशन में बात करी कि हर कमीशन का मेन रोल क्या था। ठीक है, लेकिन अभी भी 2 फाइनेंस कमीशन मेनली बाकी है। ये तो 2015 तक की बात करी ना हमने, 2015 तक की बात कर ली। अब 2015 से 20 हमारा लगा है 14th फाइनेंस कमीशन, और 20 से 25 15th फाइनेंस कमीशन। तो इन दोनों को जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आने वाली वीडियो में। क्योंकि हमें डीप में पढ़ना था इसलिए मैंने इस वीडियो में उसे कवर नहीं किया है, इस टॉपिक में कवर नहीं किया है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई है। फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 14th और 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो यहाँ तक का जिसको जो उतारना उतार लो। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।